हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट को पूरा का पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, थ्योरी, सब कुछ इस लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लो, कॉपी पेन लेकर बैठो, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करो और आपको ये चैप्टर वीडियो खत्म होते तक बहुत अच्छे से आ जाएगा। इससे पहले वाले भी सारे चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल पे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप अपने पीछे वाले चैप्टर्स भी क्लियर कर सकते हो। बट काफी चीजें अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर ऐसी हैं जो इससे पहले वाले चैप्टर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई से रिलेटेड है। तो अगर आपको ईएमआई चैप्टर आता होगा तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, और अगर ईएमआई चैप्टर नहीं आता है तो इस चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत आएगी। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको बिल्कुल डायरेक्ट आप स्टार्टिंग से पढ़ो और आपको समझ में आने लगे। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए। तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है वो शुरू करें मेरे साथ। तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर जो है वो खत्म हुआ था, जहां पर हमने बात करी थी एसी जनरेटर की, जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें देता है। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मेट था V इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। वीएम हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। जिन बच्चों को नहीं भी पता है ये एसी जनरेटर और ये अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो मैं आपको समझा देता हूं यहां पे और आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है बच्चों, जैसे अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमें काफी बातें समझ में आएंगी। जैसे ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने ले लिया टाइम, वाई एक्सिस में हमने ले ली वोल्टेज। तो वोल्टेज के साथ टाइम का एक ग्राफ प्लॉट करो अगर, और वो ग्राफ आपको ऐसा मिले, जो आपका एसी जनरेटर है, देखो उसके नाम में ही एसी आ रहा है ना, तो एसी जनरेटर जो आपको वोल्टेज देता है वो कुछ इस तरीके की होती है, जो ऐसे वेरी करती है कि एक डायरेक्शन में पहले वो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ती है, वो एक मैक्सिमम वैल्यू लेती है, जिस मैक्सिमम वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं Vm से। Vm मतलब V मैक्सिमम, तो ये हमारा पॉइंट हो गया Vm, ठीक है। और फिर वो वोल्टेज घटती है, जीरो हो जाती है, फिर वो अपनी पोलैरिटी बदल लेती है। अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज का जो सिंबल होता है बच्चों, देखो डायरेक्ट करंट का सिंबल आप क्या रखते हो? डायरेक्ट करंट का सिंबल तो आप ये रखते हो ना, डायरेक्ट करंट के सोर्स का सिंबल, जो आपको डायरेक्ट करंट देता हो सर्किट में, यानी डीसी बैटरी या डीसी सेल, उसका आप ये सिंबल रखते हो। इसी तरीके से अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का अपन क्या सिंबल रखते हैं? अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का सिंबल रखा जाता है, ऐसे सर्कल बनाओगे और उस सर्कल के अंदर ऐसे करके, ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे करके ये बना दोगे वेव फॉर्म, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसी है? अभी यहां पर मान लो ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, तो पोलैरिटी यही रहेगी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और धीरे धीरे ये वोल्टेज क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ते 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 ये वोल्टेज एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी, फिर ये वोल्टेज घटेगी, पोलैरिटी सेम रहेगी, वोल्टेज घटेगी, घटते 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 इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, फिर पोलैरिटी बदल जाएगी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पोलैरिटी बदल जाएगी, फिर दूसरी डायरेक्शन में जब पोलैरिटी बदल गई फिर से वोल्टेज बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी और फिर घटते 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 जीरो होगी। तो उसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम Vm से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को Vm से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप क्लियरली देख रहे हो साइन थीटा का प्लॉट है। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा है, तो टी टाइम में थीटा कितना होगा? ओमेगा इंटू टी। ये सब एसी जनरेटर में जो है, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसकी, मतलब यहां पे तो कुछ घूम नहीं रहा है, बट एसी जनरेटर में वहां पे कॉइल घूम रही है, तो उस कॉइल की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, और उसी कॉइल की रोटेशंस पे ही ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो डिपेंड करता है। तो कॉइल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हुए टी टाइम में कितना एंगल कवर करेगा? ओमेगा इंटू टी। तो ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो साइन थीटा में थीटा की जगह हमने ओमेगा टी रख दिया, बस फर्क सिर्फ इतना है कि साइन थीटा 1 से -1 ऑसिलेट करता है, बट ये वैल्यू अपनी पीक वैल्यू से, Vm इज कॉल्ड द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से अपनी मिनिमम वैल्यू तक
ऑसिलेट करेगा। जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, वहां से लेकर वहां तक ऑसिलेट करेगा। ये है इसका -Vm। और अगर इस तरीके का देखो, थोड़ा सा इसमें मार्क करें, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया आपका टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2 का लाइन पॉइंट, ये हो गया आपका 3t/4, और ये पूरा आपका हो गया t, पूरा एक टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अगर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा होगा, सॉरी, अगर आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसा होगा तो आपका जो करंट मिलेगा सर्किट में वो भी ऐसा ही मिलेगा। पहले वो करंट इस तरफ होगा, है ना, फिर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू लेगा, फिर घटेगा, फिर पोलैरिटी बदल जाएगी तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो करंट का भी बिल्कुल यही प्लॉट आपको मिलेगा। सेम ये प्लॉट करंट के लिए बना देना। करंट की मैक्सिमम वैल्यू को Im बोलो और वो Im से -Im तक ऑसिलेट करेगा। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये और अल्टरनेटिंग करंट है ये। इस तरीके का करंट जब सर्किट में फ्लो करता है तो क्या क्या होता है सर्किट में, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी होंगी। तो एक एक करके हर तरह का सर्किट हम लोग उठाते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सर्किट से शुरुआत करते हैं कि हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जो है वो एक सिंपल सिंगल रेजिस्टर के अक्रॉस लगा हुआ है। एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जो है वो एक रेजिस्टर के अक्रॉस लगा हुआ है। ये सिंपल सा हम सर्किट उठाते हैं, ठीक है। और आपने इसमें वोल्टेज लगा दी कितनी, आपने इसमें वोल्टेज लगा दी Vm sin ओमेगा टी, ठीक। अब ये जो और तो कुछ है नहीं इसमें, तो ये जो Vm sin ओमेगा टी है ये पूरी वोल्टेज इस R के अक्रॉस होगी। और अगर इसमें I करंट फ्लो कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं Vm sin ओमेगा टी इज इक्वल टू I इंटू R। भाई किरचॉफ लॉ, यहां पे इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है Vm sin ओमेगा टी, और अगर यहां I करंट फ्लो कर रहा है, अगर यहां I करंट फ्लो कर रहा है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा I इंटू R, है ना। तो Vm sin ओमेगा टी माइनस I इंटू R, ये लूप में दो ही चीजें हैं तो लूप कंप्लीट हो गया। तो नेट वोल्टेज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ऑफ द लूप, किरचॉफ सेकंड लॉ, इक्वल टू हो जाएगी 0। तो IR को उधर ले जाओ, Vm sin ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, और Vm sin ओमेगा टी अगर IR है तो I कितना हो जाएगा Vm by R sin ओमेगा टी। ओम्स लॉ अप्लाई करो, Vm by R को आप क्या लिख सकते हो, Vm by R को आप लिख सकते हो Im, है ना। तो I इक्वल टू Im sin ओमेगा टी। तो V इक्वल टू क्या था, V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी था, V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी था, और I इक्वल टू Im sin ओमेगा टी आपको मिला। इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है। ये सब पुरानी टर्म्स है ना, वेव्स वगैरह में आपने फेज डिफरेंस पढ़ा था। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, जैसे कि यहां पे हमने दो वेव्स बना दी, ठीक है। एक वेव देखो मैंने ऐसे बनाई, आप जानते हो ये कौन सा पॉइंट होता है, ये 0 है, ये π/2 है ना। ये वाला क्या है π/2, ये पाई है। साइन थीटा में देखो, साइन थीटा मैक्सिमम कहां होता है 90 पे, तो ये π/2 है। फिर 0 कहां होता है पाई पे, -1 हो गया, 3π/2, 2π। अब अगर दूसरी वेव आपकी ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे, है ना, तो आप बोलोगे कि इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो पाई है, क्योंकि इस वाले का 0 पे जो पॉइंट है इसका वो पॉइंट है 0 पे जो उसका पाई पे है ना। कैसे, पाई से इसका ट्रफ स्टार्ट हो रहा है और इसका ट्रफ तो यहीं से स्टार्ट हो गया जहां पे इसका 0 था। सो वी विल से दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स इज पाई। तो अगर इस वाली वेव की इक्वेशन है, मान लो इसका जो एम्पलीट्यूड है यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू वो a है, तो इस वाली वेव की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो इस वाली वेव की इक्वेशन होगी y इक्वल टू a साइन, ये पाई पीछे चल रहा है ना, तो ओमेगा टी माइनस पाई, है ना। एक और वेव मैं बना देता हूं, अगर ये वेव ऐसी होती, देखो ऐसी, अगर ये ऐसी होती तो हम बोलते जब इसका 0 है तो उसका 90 ऑलरेडी हो चुका है। तो जो ब्लू वाली वेव है ये पहली वाली वेव से 90 आगे चल रही है तो फेज में, तो इसका इक्वेशन होता
इसकी इक्वेशन होती y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। क्लियर? सो यहां पे अगर आप देखो रजिस्टर में जो वोल्टेज है वो है Vm साइन ओमेगा टी और जो करंट है वो है Im साइन ओमेगा टी। जबकि अगर कोई फेज डिफरेंस होता तो ओमेगा टी के साथ कुछ फेज आता ना, यहां पे तो कुछ भी फेज नहीं आया ओमेगा टी के साथ, यानी दोनों सेम फेज में है। और अगर दोनों सेम फेज में है और अगर एक ऐसे बना है तो दूसरा भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। यानी कि अब देखो ब्लू वाले से यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम मैं ले आया हूं आपके लिए। ब्लू वाले से यहाँ पे वीएम दिखाया गया है और ग्रे वाले से आईएम दिखाया गया है। तो आप देख रहे हो दोनों एक साथ शुरू हो रहे हैं, दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं, दोनों एक साथ मिनिमम हो रहे हैं, मिनिमम मतलब दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम, है ना, और दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं। लेकिन तो ये इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये तो नहीं हम कह रहे ना कि पीक वैल्यू भी दोनों की बराबर होगी। करंट की जो पीक वैल्यू है वो वोल्टेज से कम रहती है, क्योंकि करंट जो है वो V बाय R होता है ना, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आता है। और रेजिस्टेंस कोई छोटी मोटी चीज तो होती नहीं कि 1 से छोटा हो। अगर रेजिस्टेंस 1 से छोटा होगा तब तो I V से बड़ा आएगा, बट रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होता है, तो I का जो एम्पलीट्यूड है वो V से कम रहता है, तो फेज सेम रहेगा। ये ग्राफ है करंट और वोल्टेज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 0 पे दोनों स्टार्ट हुए, पाई पे दोनों 0 हो गए, 2 पाई पे फिर 0 हो गए, एक साथ बढ़े, एक साथ घटे, एक साथ मैक्सिमम हुए। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है Im, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है Vm। ओमेगा टी का ग्राफ हो गया V और I के साथ। क्लियर? मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से और मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बहुत सारा मटेरियल डाला हुआ है दोनों जगहों पर और डालता रहता हूं विद टाइम। अगर आपको बढ़िया मटेरियल चाहिए अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए, मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। जल्दी ही वहां पे केमिस्ट्री का मटेरियल भी डाल दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम चैनल या ऐप डाउनलोड नहीं करा है मनदीप एजुकेशन एकेडमी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो और आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत बढ़िया मटेरियल है, बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है? अच्छा, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। बच्चों अभी जो हमने रजिस्टर वाला डायग्राम बनाया, उस रजिस्टर वाले डायग्राम में देखो, उस रजिस्टर में पावर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर कैसी टर्म ले आते हो सर? इंस्टेंटेनियस पावर बच्चों, जैसे आई क्या है? आई है आई एम साइन ओमेगा टी, है ना। तो करंट जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो लगातार बदल रही है, कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या वैल्यू है। तो अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू है आई, तो उस इंस्टेंट पे पावर क्या होगी? आई स्क्वायर आर। आपने फॉर्मूला पढ़ा पावर का इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? आई स्क्वायर आर। और आई क्या है? आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई की जगह अगर मैं डाल दूं आई एम साइन ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा पूरा। ठीक है? तो एवरेज पावर क्या होगी? अब देखो पावर भी बार बार बदल रही है। देखो करंट की जो एवरेज वैल्यू है ओवर वन कंप्लीट साइकिल वो 0 है, क्योंकि करंट जितना बढ़ा उतना नेगेटिव में भी गया। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। करंट की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। लेकिन पावर की वैल्यू 0 नहीं आएगी, बिकॉज पावर करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। एनर्जी या पावर, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो आप ये मत सोचना कि अगर करंट की वैल्यू 0 है तो पावर या एनर्जी भी 0 है, क्योंकि पावर या एनर्जी करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो एसी भी अगर आप पास करोगे किसी रेजिस्टर से तो उसमें भी हीट पैदा होगी, बिकॉज हीट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, एंड स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो देयर विल बी एन एवरेज वैल्यू ऑफ पावर over one complete cycle of the AC, and that average value is the average of this। अब इसका एवरेज कैसे लें? इसका एवरेज हम कैसे लें? आई एम स्क्वायर और आर तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गए। एवरेज को देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हेन आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, मैं इस इन लेस देन ग्रेटर देन के साइन के बीच में इसे डाल रहा हूं, तो मतलब मैं कह रहा हूं मुझे इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए, या मैं इसकी एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो एवरेज वैल्यू जो है वो है आई एम स्क्वायर आर, बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है 1/2। किसी भी टी में जो फंक्शन है उसकी वन कंप्लीट साइकिल के लिए आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। ये होता है एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला।
मतलब जो फंक्शन है उसे यहां पुट करो, 0 से t उसका इंटीग्रल लो और उसको t से डिवाइड करो। अगर आप sin स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रल लोगे, ये मैथ्स की बात आ गई है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो और लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो sin स्क्वायर ओमेगा t को आप लिखते हो 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2। जिनको मैथ्स है, जिनके पास इंटीग्रेशन आती है उन्हें पता है, बट आपको करके नहीं दिखाना। यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो आपको sin स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू मिलेगी 1/2 एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू 1/2 डाल दी तो पावर आ गई है, ठीक है। तो ये मेरे को एवरेज पावर मिल रही है ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। अच्छा, मैं मान लूं कि अगर इसी रजिस्टर में से एक डायरेक्ट करंट पास हो रहा होता, एक कांस्टेंट करंट पास हो रहा होता अगर इसी रजिस्टर में से, तब उसके अक्रॉस पावर क्या होती? उसके अक्रॉस पावर होती I स्क्वायर R। अगर मैं इसे I स्क्वायर R के इक्वल पुट करूं तो R से R कटेगा तो मुझे I की वैल्यू मिलेगी Im/√2। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, I की मेरे को वैल्यू मिलेगी Im/√2 विच इज 0.707 Im। इसको बोला जाता है RMS वैल्यू, इसको बोला जाता है RMS वैल्यू, इसको बोला जाता है इफेक्टिव वैल्यू, इसको बोला जाता है वर्चुअल वैल्यू विच इज Im/√2 और 1/√2 होता है 0.707। तो देखो Im को I0 भी लिखते हैं, है ना, मैक्सिमम वैल्यू को। तो कहीं पे I0 आपको लिखा हुआ मिले तो आप उसको Im ही समझना। तो I वर्चुअल या IRMS या I इफेक्टिव इज Im/√2 यानी 0.707 ऑफ Im। इस पूरी बात का मतलब क्या है बच्चों? हम ये कह रहे हैं कि अगर जितनी हमें पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर मिली ऑल्टरनेटिंग करंट से, यही पावर अगर मुझे उतने ही टाइम के लिए यानी एक साइकिल के टाइम के लिए एक डायरेक्ट करंट से चाहिए होती, तो वो डायरेक्ट करंट कितना होता? समझे? मतलब जैसे ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो एक साइकिल के टाइम में, एक साइकिल का टाइम होता है 1/50 सेकंड जनरली, क्योंकि एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल होते हैं। हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है ना, हम सबके घरों में जो करंट आ रहा है वो इसी तरह का करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। और उसके हमारे घरों में एक सेकंड में 50 बार ये अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल होते हैं, ठीक है ना। एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो यानी कि एक सेकंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि 50 साइकिल होते हैं। तो अगर एक सेकंड में 50 साइकिल है तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में 1/50 सेकंड्स लगेंगे। तो एक साइकिल के टाइम पे यानी 1/50 सेकंड्स के लिए मैंने इसमें अल्टरनेटिंग करंट पास किया और मुझे कुछ पावर मिली। अब मैं देखना चाहता हूं कि उतने ही टाइम में उतनी ही पावर अगर मुझे एक डायरेक्ट करंट से चाहिए हो, तो वो डायरेक्ट करंट कितना होना चाहिए? उस डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू बोला जाता है या इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इफेक्ट तो मुझे उतनी ही वैल्यू का मिल रहा है ना। अगर मेरा अल्टरनेटिंग करंट बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन ओवरऑल मुझे वो एक इतने कांस्टेंट करंट का इफेक्ट दे रहा है, और वर्चुअली वो इतना ही है। एक्चुअली तो वो बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन वर्चुअली वो बिहेव कर रहा है जैसे उसकी इतनी वैल्यू हो। तो इस वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू, RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% होता है। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट 70.7% ऑफ Im। सो ये मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% होता है। इसी तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज की भी वर्चुअल वैल्यू, RMS वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू होती है 0.707 Vm या Vm डिवाइडेड बाय √2। जब भी क्वेश्चंस में जो V और I दे रखा होता है अल्टरनेटिंग करंट का, वो हमेशा इफेक्टिव वैल्यू ही होती है, क्योंकि भाई अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज तो लगातार चेंज हो रहे हैं। तो एक फिक्स्ड वैल्यू कौन सी लाऊं मैं, कहां से लाऊं एक फिक्स्ड वैल्यू? तो वो फिक्स्ड वैल्यू जो भी होती है वो हमेशा कौन सी होती है? वो हमेशा, चाहे मेंशन हो चाहे ना हो, लेकिन क्वेश्चन में जो V और I दिया है वो हमेशा RMS वैल्यू ही होती है, याद रखनी है आपने। और एक और चीज होती है, ज्यादा काम नहीं आएगी आपको इस चैप्टर में, वो है करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, ओवर हाफ साइकिल, सॉरी 1 कंप्लीट साइकिल के लिए तो करंट और वोल्टेज दोनों जीरो होंगे। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है करंट और वोल्टेज की, जो कि होती है 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सबके घरों में, और अभी RMS वैल्यू का एग्जाम्पल देता हूं, हम सबके घरों में 220 वोल्ट आता है, ठीक है। तो जो 220 वोल्ट है ना, या 230, जो भी आपके मीटर वगैरह पे लिखा होगा, ये जो 220 है ना, ये है RMS वैल्यू।
इसका मतलब है हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, अगर ये आरएमएस वैल्यू है और आरएमएस वैल्यू होती है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, तो बताओ पीक वैल्यू क्या हुई? पीक वैल्यू IM हुई IRMS यानी 220 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 311 वोल्ट। आई नहीं, V की वैल्यू है, आई इतना ज्यादा हो जाएगा तो स्यापा हो जाएगा, स्यापा। VRMS is VM by √2, तो VM is what? 311 वोल्ट। यानी हम सबके घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो 311, 0 से 311 तक जाता है, फिर 311 से 0 पे आता है, फिर अपनी डायरेक्शन बदलता है, दूसरी डायरेक्शन में 311 तक जाता है, फिर वापस, ठीक है, ऐसे। और दूसरा होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू इज 63.7%, 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू, 63.7% ऑफ पीक वैल्यू, एंड दिस इज 63.7% ऑफ VM, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। फेजर डायग्राम। फेजर क्या होता है बच्चों? फेजर किसको बोलते हैं? A phasor is a vector which rotates about the origin with angular speed omega। जैसे आपका ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, इसका टेल आप मान लो ओरिजिन पे है और हेड कहीं पर भी है, तो ये ऐसे घूम रहा है, टेल ओरिजिन पे फिक्स है और ये ऐसे घूम रहा है। इस तरह के वेक्टर को क्या बोला जाता है? फेजर। तो जो करंट और वोल्टेज है ना, उनको फेजर की हेल्प से दिखाया जा सकता है, और जब हम करंट और वोल्टेज को फेजर्स की हेल्प से दिखाते हैं तो उन्हें बोला जाता है फेजर डायग्राम। इस तरह के डायग्राम्स को बोला जाता है फेजर डायग्राम। सिंपल सी बात है यार, देखो मान लो ये एक हमारे पास इक्वेशन है y = a sin ωt, है ना, और ये जो लेंथ है इस फेजर की, इसको a मान लो, और यहां से ये स्टार्ट हुआ, यहां से ये स्टार्ट हुआ, और t टाइम में कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है? ये कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है? ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। तो t टाइम में कितना एंगल कवर करेगा? ओमेगा t। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है ना θ/t, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो थीटा क्या होगा? ओमेगा t। तो यहां तक आते आते ये हो गया ओमेगा t, ठीक है। तो जो y होगा वो यही होगा, ये जो y है a sin ωt, वो यही तो है, क्योंकि y/a इस वाले ट्राइंगल में y/a ही तो है sin ωt, y/a ही तो है sin ωt, तो y होगा a sin ωt। तो जैसे जैसे ये आगे जा रहा है इसका y बढ़ रहा है, क्योंकि इसका ωt बढ़ रहा है, और यहां तक आते आते जब ये यहां पहुंच जाएगा पूरा, तो पूरा का पूरा y a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ωt 90 डिग्री हो जाएगा, तो ωt को 90 डालूंगा तो y = a हो जाएगा। फिर ये आगे जाएगा, फिर y घटेगा, फिर ये y नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो ωt है ये 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा नेगेटिव होता है, और फिर ऐसे घूमते घूमते, तो ये जो पूरा ऐसे घूमेगा ना जैसे जैसे, तो इसका y हमेशा यही वैल्यू लेगा बिल्कुल। तो इस तरीके की इक्वेशन को ऐसे घूमते हुए फेजर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और करंट और वोल्टेज दोनों की इसी टाइप की इक्वेशन है, तो उन्हें भी हम रोटेटिंग फेजर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो हमारा जो वोल्टेज है वो है VM sin ωt, और करंट मान लो उससे कुछ फेज डिफरेंस पर है IM sin ωt। तो फेजर डायग्राम, हाँ ये रहा फेजर डायग्राम। तो थोड़ा ऑर्डर में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, चलो ये रहा फेजर डायग्राम। उस वाले पेज पे हम वापस आ जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, I का मैग्नीट्यूड कम है, V का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये देखो, आप देख रहे हो, ये हमारा I है, और बड़ा वाला एरो पूरा पीछे दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा ही दिख रहा है आपको, लेकिन ये पूरा यहां से लेकर यहां तक है, ब्लू वाला ये V है, ठीक। तो V और I समझ में आ गए। तो ये ऐसे घूम रहे हैं, तो इनकी जो हाइट होगी एट एनी इंस्टेंट t, ये जो हाइट है I की, ये या ये कोई सी भी कह लो, ये वो क्या है? IM sin ωt, और V की उस वक्त क्या है? VM sin ωt। t को आपने t1 ले लिया, कुछ भी ले लो।
अच्छा, ग्राफ में ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर हम लोग अब यहां पे हमने इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं दिखाया, बिकॉज मान लो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ था, ये ग्राफ था व्हेन V and I आर अप्लाइड टू एन AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, तो ये रेजिस्टर वाले का ग्राफ था। तो एट एनी इंस्टेंट T1, एट एनी इंस्टेंट T1 ये वैल्यू है करंट की और ये वैल्यू है वोल्टेज की, तो वही वैल्यू फेजर में ये है ये, और वही वोल्टेज की वैल्यू है ये, समझ गए। तो इनफैक्ट ये ऑसिलेशन चैप्टर क्लास 11th में भी समझाया गया था कि एक ऑसिलेटिंग बॉडी को रोटेटिंग बॉडी के ग्राफ से या डायग्राम से बिल्कुल अच्छे से समझाया जा सकता है, पैरामीटर्स को इस तरीके से रिलेट करके। तो ये वही चीज है, समझ गए। ओके, अब हम बात करते हैं अब देखो, अब एक एक करके हम सारे डायग्राम्स पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो हमने बात करी थी कि एक एसी सर्किट में रेजिस्टर लगा दिया जाए सिर्फ तो क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि एसी सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा दिया जाए तो क्या होगा। ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और एक इंडक्टर लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो हमने सोर्स लगाया उसका जो वोल्टेज है वो है Vm sin ओमेगा टी। अब इसके अक्रॉस इंडक्टर लगा दिया, किरचॉफ लॉ लगाओ, V माइनस L di बाई डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, di की वैल्यू आएगी V बाय L dt और V की जगह Vm sin ओमेगा टी dt लिख दो, तो di आ गया Vm sin ओमेगा टी dt बाय L। पर अपने को di नहीं चाहिए, I चाहिए। इन सारे डेरिवेशंस में हम एक ही चीज करेंगे कि हमको V पता है कि Vm sin ओमेगा टी है और उससे हमको I निकालना है और वहां से फेज डिफरेंस वगैरह हम चेक करेंगे, ठीक। तो di आ गया Vm बाय L sin ओमेगा टी dt, राइट। अब आपको इसको करना है इंटीग्रेट ताकि आपको I मिल सके, तो आपने इसको इंटीग्रेट किया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस ओमेगा टी, है ना। कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो साइन 90 यानी पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, लेकिन याद रखो एक माइनस था बाहर तो वो माइनस यहां पर भी है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा ओमेगा टी माइनस 90, ओमेगा टी माइनस 90, है ना। तो माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, बाहर बचा Vm बाय ओमेगा एल। ओमेगा एल को हम बोलते हैं एक्सएल, इसको जरा ध्यान से समझ लो, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल का नाम क्या है, एक्सएल का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो, ये वाला हमारा कौन सा सर्किट था जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है ना। अगर आप एक इंडक्टर को, और आप याद रखना अभी हमने इंडक्टर लगाया हुआ है ना एसी के अक्रॉस, तो हम इस इंडक्टर के बाकी पैरामीटर्स इग्नोर कर रहे हैं, हम नहीं मान रहे कि इसमें रेजिस्टेंस भी है, जबकि ऐसा सच नहीं है। सच में तो इसमें रेजिस्टेंस होगा बिकॉज इंडक्टर कॉपर की बनी है मान लो, तो उसमें रेजिस्टेंस तो होगा, बट लेट अस एज्यूम कि ये एक आइडियल इंडक्टर है। आइडियल इंडक्टर मतलब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस की। सो जब आप इसको एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के अक्रॉस लगा रहे हो तो आपको इसमें एक नई क्वांटिटी मिल रही है जो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है, उसी को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और एक्सएल से डिनोट करते हैं। अगर आप ओमेगा इंटू एल की यूनिट को खोलते जाएंगे तो आपको फाइनली ओम मिलेगा, तो ओमेगा एल की यूनिट ओम है, मतलब ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। यानी जब भी इंडक्टर को आप एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्ट करते हो तो जो क्वांटिटी ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करती है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और एक्सएल से डिनोट करते हैं। तो अगर मैंने इसकी जगह एक्सएल रख दिया और यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया, वोल्टेज बाय करंट, तो Vm बाय एक्सएल की जगह Im लिख दिया, तो I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी मिलेगा, जिससे क्लियरली पता लग रहा है कि जो करंट है वो लैग बिहाइंड कर रहा है वोल्टेज के बाय एन एंगल पाई बाय 2। तो अगर आप वोल्टेज का ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो करंट का ग्राफ आप पाई बाय 2 पीछे बनाएंगे, मतलब जब ये 0 है तो वो माइनस पाई बाय 2 है, और जब ये पाई बाय 2 हुआ तो करंट 0 हुआ, और जब ये पाई हुआ तो करंट मैक्सिमम हुआ। हमेशा पाई बाय 2 पीछे चल रहा है। और फेजर में भी आपने अगर V ऐसे बनाया ओमेगा टी, तो I आप बनाएंगे उससे पीछे 90 डिग्री के एंगल पे, राइट। तो किसी भी टाइम T1 पे ये मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का और ये मैग्नीट्यूड है करंट का,
तो ये रहा वो मैग्नीट्यूड, यहां पे इससे रिप्रेजेंट कर रहा है फेजर के अंदर, ये रहा वो मैग्नीट्यूड और ये रहा इसका मैग्नीट्यूड टी टाइम पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा Vm sin ओमेगा टी और ये हो जाएगा Vm sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक। अच्छा, एनसीईआरटी में एग्जांपल है 7.2, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, एल दिया हुआ है, पिछले चैप्टर में बताया था इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, 25 मिली हेनरी 220 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे बोला नहीं है ना, सिर्फ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट लिखा है। मैंने बोला था जब कुछ नहीं दिया हो तो हमारे लिए वो क्या होगा, वो हमेशा हमारे लिए क्या होगा, आरएमएस वैल्यू होगा। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू एल, 2 पाई न्यू एल मिली हेनरी था ना, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो आपका 7.85 ओम में आंसर आ गया। और करंट क्या होगा, करंट होगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस है ये, तो V बाय एक्सएल 28 एम्पियर, ठीक है। तो याद रखना ये प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस इसका हमने इग्नोर कर दिया, और अगर इसका रेजिस्टेंस भी हम लेंगे अकाउंट में तो फिर इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली वो एक्सएल नहीं होगा, वो ज्यादा होगा। वो क्या होगा अभी उसकी आगे बात करेंगे, बट प्योर इंडक्टर के केस में द रेजिस्टेंस विल जस्ट बी एक्सएल, ठीक है। अब लगाते हैं एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी लगाया, कितना चार्ज फ्लो करेगा, C इंटू वी, इंस्टेंटेनियस, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज है V तो उसने कितना चार्ज स्टोर करा होगा, CV, C इंटू Vm साइन ओमेगा टी। अब हमें Q से I चाहिए तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पिछले डेरिवेशन में DI से I चाहिए था तो इंटीग्रेट करा था, बट यहां डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो I हो गया dq बाई dt, Q की जगह रख दिया ये वैल्यू, इसमें से C बाहर आ गया, Vm बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा, ओमेगा इंटू C को आप Vm के नीचे कुछ इस तरीके से ले जाओ, और बताता हूं अभी, और 1 अपॉन ओमेगा C यहां पे होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये वो क्वांटिटी है जो एक आइडियल कैपेसिटर में, आइडियल कैपेसिटर मतलब आप इसका सिर्फ कैपेसिटेंस देखोगे बाकी सब कुछ इग्नोर कर दोगे, भाई ये मेटेलिक प्लेट्स हैं और इसमें और भी मटेरियल है, स्लैब लगी है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, उसको इग्नोर करो, जस्ट एज्यूम कि इसमें सिर्फ कैपेसिटेंस है अभी। और तब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करती है, जिसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको 1 अपॉन ओमेगा सी से डिनोट किया जाता है। अगर आप 1 अपॉन ओमेगा सी को खोलते जाओगे, इसकी यूनिट्स को खोलते जाओगे तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा ओम, तो एक्सी की यूनिट है ओम, तो Vm के नीचे 1 अपॉन ओमेगा सी ले जा सकते हैं ना, तभी तो घूम के ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, तो Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह ओम्स लॉ अगर मैं लगा दूं तो वोल्टेज बाय करंट, तो Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह आप क्या रख सकते हैं, Im, और साथ में कॉस ओमेगा टी था, कॉस ओमेगा टी को लिखा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहां पे हमको पता लग रहा है कि जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे चल रहा है, तो ये वोल्टेज है तो करंट को पाई बाय 2 आगे बनाया आपने, तो ये हर बार करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे रहेगा। ये वोल्टेज है तो फेजर देखो, ये आपका करंट है पाई बाय 2 आगे, तो एट एनी इंस्टेंट टी ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, और ठीक उतने ही इंस्टेंट पे ये रहा करंट का मैग्नीट्यूड, ठीक। अच्छा, तो यहां पे अपने को ये बात पता चली कि एक्सएल तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्ससी जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा जाता है और एक्ससी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा जाता है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है और इसका हम एक्सएल के साथ ग्राफ बनाने वाले हैं, और यहां पे हम एक्सएल का ग्राफ एक्ससी का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ बनाने वाले हैं, ठीक। सो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है तो ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और
अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो तो एक्सएल तो जीरो होगा, यानी कि डीसी फ्रीक्वेंसी जीरो किसकी होती है, जो अपनी डायरेक्शन ना बदले, और डायरेक्शन कौन नहीं बदलता, डीसी डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्सएल तो जीरो होगा, यानी इंडक्टर को डायरेक्ट करंट से कनेक्ट कर दो तो एक्सएल नहीं होगा। लेकिन ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो अगर जीरो होगा फॉर डीसी एक्ससी वुड बी 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर तो है, डायरेक्ट करंट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी डायरेक्ट करंट जो है वो कैपेसिटर से फ्लो करेगा ही नहीं। और सेकंड चैप्टर से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्ट करंट कैपेसिटर से फ्लो नहीं करता है, तो उसका प्रूफ अपने को यहां पर भी मिल गया। अब हम बात करते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट की। सीरीज एलसीआर सर्किट में हमने क्या किया, हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इंडक्टर को, रेजिस्टर को और कैपेसिटर को, हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एल सी आर, ठीक। तो और इनके अक्रॉस हमने लगा दी एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, लगा दिया एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। अब देखें जरा क्या होगा, तीनों में करंट तो सेम होगा क्योंकि तीनों सीरीज में है और सीरीज में करंट सेम रहता है, तो तीनों में करंट तो सेम होगा। इसमें करंट ऐसे है, इसमें करंट ऐसे है, इसमें करंट ऐसे है। ठीक है, तीनों में करंट सेम है सीरीज में। इसमें वोल्टेज लीड करती है मतलब आगे रहती है, तो वोल्टेज लीड करती है π/2 एंगल से, ये रही वोल्टेज। इसमें वोल्टेज लैग करती है, पीछे रहती है π/2 एंगल से, ये रही। और रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा तीनों में करंट I और I। ये हो गया इसमें वोल्टेज VL, ये हो गई वोल्टेज VC और ये हो गई वोल्टेज VR। अब आप इन तीनों डायग्राम्स को अगर कंबाइन कर दो तो I ऐसे हो जाएगा। अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर दो I ऐसे हो जाएगा, है ना। और ये एरो थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम क्योंकि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है ना, तो इस एरो को थोड़ा बड़ा बना देना। तो इस डायरेक्शन में क्या है, VR, ये क्या है VL और ये क्या है VC। तीनों डायग्राम्स को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, करंट को मैं आगे बना देता हूं थोड़ा ऐसे, ये रहा करंट। तो तीनों को कंबाइन कर दिया, तो ये है VL और ये है VC और ये है VR। यानी VL और VC के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो आउट ऑफ फेज है, मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो आप क्या करो, अब देखो करंट और वोल्टेज जो है वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, बट जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में डील करते हैं तो हम उन्हें वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास दो डीसी के सोर्सेज हैं और यहां पर इस सेल का ईएमएफ E1 है और इस सेल का ईएमएफ E2 है,
तो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है कि जो टोटल ईएमएफ होगी वो होगी E1 प्लस E2, बट दिस इज नॉट द केस इन ऑल्टरनेटिंग करंट्स। कैसे? जैसे यहां पे एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और यहां पे एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि जो नेट वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 है, क्योंकि जरूरी नहीं है दोनों सेम फेज में हो। अगर सेम फेज में होंगे तो क्रस्ट पे भाई इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है, तो आप तभी तो ऐड करोगे ना, जब इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है तभी तो ये ऐड होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है इस पे पॉजिटिव है उस पे नेगेटिव है, लेकिन इस पे भी पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है, बट इसका साइकिल स्टार्ट हुआ इसका खत्म होने वाला हो, तो इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव ही रहेगा, बट इसका नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमेशा जो एडिशन होगा वो फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल वेक्टर्स की तरह यार। वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देते हो, अपोजिट में तो सब्ट्रैक्ट कर देते हो, लेकिन अगर उनके बीच में कुछ भी एंगल हो तो रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। ऐसे ही इनके बीच में भी अगर ये सेम डायरेक्शन में हो सेम फेज में हो तो ऐड कर दो, अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो इनको हम वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो आप इस तरीके से देखो कि इस वाली वोल्टेज का और इस वाली वोल्टेज का फेज जो है वो डिफरेंट है, अपोजिट फेज में है ये। तो आप पहले इनका रिजल्टेंट निकालोगे। मान लो VL बड़ा है, VC भी बड़ा हो सकता है, मान लो VL बड़ा है तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, है ना। और ये रहा VR और ये रहा आपका VL माइनस VC और ये रहा VR और इसी डायरेक्शन में है करंट। और फिर आपको इन दोनों का नेट निकालना है और ये दोनों आपके 90 डिग्री पे हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे और यहां पे इनका नेट निकालने के लिए आप कंप्लीट करोगे पैरेललोग्राम। और ये रही रिजल्टेंट वोल्टेज V, और ये V क्या होगा? ये V होगा V स्क्वायर होगा। मान लो ये जो है ये V है, ये V है तो V स्क्वायर होगा। ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC होगा, ये VR है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। VR स्क्वायर होगा, V स्क्वायर होगा जो कि हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल में, V स्क्वायर होगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ओम्स लॉ लगाओ। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VL वो होती है I इंटू XL, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VC वो होती है I इंटू XC, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VR वो होती है I इंटू R। इन तीनों की वैल्यू पुट कर दी और यहां से I स्क्वायर कॉमन आ गया, वो ब्रैकेट के बाहर I हो गया, V बाय I हो गया, ये V बाय I क्या हो गया? अब V क्या है? इस पूरे सर्किट की नेट वोल्टेज और I है इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है। सो बाय ओम्स लॉ V बाय I शुड बी व्हाट? V बाय I शुड बी द रेजिस्टेंस टर्म ऑफ दिस सर्किट एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, जिसको बोला जाता है इंपीडेंस। यानी इंपीडेंस जो है वो सीरीज LCR सर्किट का रेजिस्टेंस है। इस सर्किट में जो फिजिकल क्वांटिटी है जो करंट के फ्लो को अपोज करेगी उसको इंपीडेंस बोला जाता है, Z से डिनोट किया जाता है, और वो इसके तीनों के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है जो कि है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। या फिर हो सकता है ये छोटा होता ये बड़ा होता तो VC माइनस VL होता, जैसे वहां VC माइनस VL करा हुआ है, या VL माइनस VC करो फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी। तो यहां ब्रैकेट में चाहे XL माइनस XC हो चाहे XC माइनस XL हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। और करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होगा ये, है ना, जो नेट वोल्टेज है और करंट है उसके बीच का फेज डिफरेंस होगा ये, जो कि हमारा 0 डिग्री था R ओनली वाले सर्किट में, या L ओनली और C ओनली, यानी जिसमें इंडक्टर या कैपेसिटर लगा था उसमें 90 डिग्री था। यहां पे जो फेज डिफरेंस है फाई, वो क्या होगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस tan फाई VL माइनस VC बाय VR, या फिर VC माइनस VL बाय VR। और I VC को लिखा I इंटू XC, VL को लिखा I इंटू XL, I से I कट गया। तो इस तरीके से आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक, तो ग्राफ एंड फेजर डायग्राम इसका देख लो। ग्राफ और फेजर डायग्राम, ग्राफ जो है V का ऐसे बनाया हमने, और V और I के बीच में तो कुछ भी फेज डिफरेंस है, तो कोई भी जनरल फेज डिफरेंस ले लिया फाई, तो हमारा जो करंट है वो यहां कहीं से स्टार्ट हुआ, कोई भी फेज डिफरेंस है फाई, है ना, वो यहां कहीं से स्टार्ट हुआ। सो एट एनी इंस्टेंट t1 इसका मैग्नीट्यूड है ये और इसका मैग्नीट्यूड है ये, तो इसका फेजर ये रहा और फाई एंगल पे इसका फेजर ये रहा, तो इसका मैग्नीट्यूड
ये रहा t1 टाइम पे और इसका मैग्नीट्यूड ये रहा t1 टाइम पे। इंपीडेंस ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको जितने भी फॉर्मूले बताए अभी सीरीज एलसीआर सर्किट में, अगर आपको उन्हें याद रखना हो तो आप उसको इंपीडेंस ट्रायंगल से याद रख सकते हो। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका ये बेस एंगल फाई ले लो, जिसका बेस आर ले लो, जिसका हाइपोटेन्यूज जेड ले लो और जिसका परपेंडिकुलर एक्सएल माइनस एक्ससी ले लो। इसको बोला जाता है इंपीडेंस ट्रायंगल। आप इस ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री का जो भी कॉन्सेप्ट लगा के फॉर्मूला बनाओगे वो फॉर्मूला आपके सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए भी बिल्कुल ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई इस सर्किट में, तो आपको मिलेगा z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और ये ट्रू है बात, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के फॉर्मूला मिल गया z का। अच्छा, आप tan फाई लगाओ, tan फाई में आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर, वो भी मिल गया। और अगर आप कॉस फाई लगाओगे, कॉस फाई हो गया आर बाय जेड, कॉस फाई हो गया आर बाय जेड, तो वो भी आपको मिल जाएगा, जो फॉर्मूला वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इससे आप सारे फॉर्मूले याद रख सकते हो। अब यहां पर मैं बात करता हूं आपसे, एलआर सर्किट की। एलआर सर्किट का मतलब है कि अब हम प्योर इंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंडक्टर की जिसका हम एल के साथ साथ आर भी यानी रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर रहे हैं। तो लेट अस से कि ये यहां पे हमने उसका रेजिस्टेंस दिखाया, इसका रेजिस्टेंस यहां हमने इसके साथ सीरीज में दिखाया, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे ही बिहेव करता है जैसे सीरीज में हो। अब सी तो है नहीं इसमें, तो आप अगर इस सर्किट के लिए इंपीडेंस ट्रायंगल बनाओगे तो आपको करना क्या है, आप यहां पे तो फाई ही रखोगे और यहां आर रखोगे और यहां जेड रखोगे, बट यहां से वो वाला कंपोनेंट हटा दोगे जो नहीं है, यानी सी नहीं है तो यहां जब जस्ट आप एक्सएल रखोगे, तो आपका जो इंपीडेंस होगा जेड, इंपीडेंस जो होगा जेड वो होगा अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैंने बताया था ना कि अगर हम इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी कंसीडर करते हैं तो उसका जो इंपीडेंस होता है वो होता है अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर, उसका मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो एक्सएल नहीं होता, कुछ और होता है। जनरली बच्चे ये सोच लेते हैं कि अच्छा अगर हम उसका रेजिस्टेंस भी कंसीडर करेंगे तो एक्सएल प्लस आर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। टोटल रेजिस्टेंस अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, क्योंकि इन दोनों में जो वोल्टेज है वो सेम फेज में नहीं है ना, वो 90 डिग्री में है। इसी तरीके से अगर आप सीआर सर्किट की बात करोगे और यहां पे आप फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस tan फाई इस सर्किट में कितना होगा, परपेंडिकुलर एक्सएल बाय बेस आर। सीआर सर्किट की बात करें तो सीआर सर्किट मतलब कैपेसिटर का भी रेजिस्टेंस इग्नोर मत करो, लेकर चलो। सीआर सर्किट, इसको भी आप इंपीडेंस ट्रायंगल से फॉर्मूला निकाल लें। यहां पे अब आप एक्सएल हटा के एक्ससी लिख दो, tan फाई हो जाएगा एक्ससी बाय आर और इस सर्किट का इंपीडेंस जेड हो जाएगा अंडर रूट एक्ससी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? रेजोनेंस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर चीज आती है विच इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब अगर आप Z का फॉर्मूला देखो, इंपीडेंस का फॉर्मूला अगर आप देखो, Z जो है वो है अंडर रूट एक्सएल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, है ना। Z है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे कि ये
आर स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, तो जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखो आर तो होगा ही होगा, आर तो ऐसा है नहीं कि होगा नहीं, सर्किट में रेजिस्टेंस तो हर चीज का होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो z मिनिमम तब होगा जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे, क्योंकि तभी तो एक्सएल माइनस एक्सी 0 आएगा। तो व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी z इज मिनिमम, और z इंपीडेंस है, और जब सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली इंपीडेंस क्या है? रेजिस्टेंस का जो रोल प्ले कर रहा है, जो क्वांटिटी करंट के फ्लो को अपोज कर रही है, तो अगर इंपीडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा सर्किट में, तो मैक्सिमम करंट तब मिलेगा जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे, और एक्सएल होता है 2 पाई न्यू एल, एक्सी होता है 1/2 पाई न्यू सी। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा उसे बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस कंडीशन को जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं इस कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस। तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी 2 पाई न्यू आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को न्यू आर से डिनोट करते हैं, दिस इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, न्यू आर की वैल्यू मिलेगी 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, और 2 पाई को इधर ले आए तो 2 पाई न्यू आर विच इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, वो होगा 1/√LC। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देखेंगे कि चाहे एक्सएल बड़ा हो चाहे एक्सी बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, जेड हमेशा बढ़ेगा, और मिनिमम होगा जेड कहां पे? जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे यानी रेजोनेंस पे, और अगर जेड मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, तो रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है, रेजोनेंस के से फ्रीक्वेंसी चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ करंट घटता है। तो अगर आप देखोगे ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है करंट का और फ्रीक्वेंसी का, तो आपको ऐसा मिलेगा ग्राफ, पहले बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, रेजोनेंस पे मैक्सिमम होगा, और फिर घटेगा 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 घटेगा, फिर घटता जाएगा। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो एक्सएल बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो एक्सएल बढ़ेगा और एक्सी घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ते 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 ये घटते 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 दोनों बराबर आ जाएंगे, एक्सएल एक्सी, और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है घट रहा है, इनका डिफरेंस कम हो रहा है, तो जेड घट रहा है करंट बढ़ रहा है, और ये दोनों बराबर आते ही जेड मिनिमम हो जाएगा करंट मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, है ना, पहले ये कम था ये ज्यादा था, ये ऐसे 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 आते हैं, दोनों बराबर हो गए यहाँ पे, फिर ये और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्सएल और बढ़ गया, एक्सी और कम हो गया, तो डिफरेंस फिर बढ़ गया, जेड बढ़ गया, करंट घट गया। ठीक, यहाँ पे दो ग्राफ दिखाएं, एक ब्लू वाला एक ग्रे वाला। ग्रे वाला जो ग्राफ है वो भी एक ऐसे सर्किट के लिए है जिसका एक्सएल और एक्सी एक ही जगह पे सेम हो रहा है, मतलब एक्सएल और मतलब रेजोनेंस ब्लू वाले का भी और ग्रे वाले का भी सेम फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, लेकिन जब रेजोनेंस आ जाता है तो इनका तो रोल खत्म हो जाता है, तो Z इक्वल टू क्या हो जाता है? R। तो अगर दो ग्राफ्स का, दो सर्किट्स का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम हो तो रेजोनेंस पे करंट उसमें ज्यादा होगा ना जिसका R कम है, तो ब्लू वाले का R कम होगा और ग्रे वाले का R ज्यादा होगा, इसलिए ब्लू वाले का जो रेजोनेंस पे करंट है वो ज्यादा है, क्योंकि रेजोनेंस पे करंट कौन डिसाइड करता है? रेजिस्टिव सर्किट, और रेजोनेंस पे सर्किट बिल्कुल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। समझ में आई बात? तो ये है आपका सीरीज एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस। अच्छा, तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है आपको, न्यूमेरिकल देख लो जरा, न्यूमेरिकल देखें। रेजिस्टर दिया हुआ है 200 ओम का, कैपेसिटर दिया हुआ है 15 माइक्रोफैरड का, और सीरीज में कनेक्ट कर दिया 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के सोर्स से, तो सीआर सर्किट हो गया ये। ठीक है, तो आर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट कर लिया। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, तो और वोल्टेज, तो सबसे पहले आप निकालो Z होता है √R² प्लस XC स्क्वायर, उसको आपने सॉल्व करके सबसे पहले निकाल लिया Z, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। Z की वैल्यू आ गई ये, तो करंट हो गया V/Z, और ये आ गई ये। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज। कह रहा है कि आरएमएस वोल्टेज निकालो रेजिस्टर के अक्रॉस भी और कैपेसिटर के अक्रॉस भी, दोनों तो सीरीज में ना, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगी, तो आई आ गया, तो VR क्या हो गया? I इंटू आर, और VC हो गया I इंटू XC, ये आ गया 151 और ये आ गया 160। 151 और 160 को ऐड करोगे तो 311.3 आ रहा है, और जो सोर्स है वो तो 220 है, तो वो कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां पे जैसा मैंने समझाया, जो
वोल्टेजेस हैं वो एल्जेब्रिकली ऐड थोड़ी हो रहे हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे भाई वो तो साइनोसॉइडल है, तो वो ऐड भी हो सकते हैं, वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और वो ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है ना। अगर देखो C और R है इस सर्किट में, और C और R दोनों के अक्रॉस वोल्टेज पे जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है, तो वोल्टेजेस ऐड थोड़ी हो रही हैं, वोल्टेजेस जो है वो अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर हो रही हैं। तो आपका जरूरी नहीं है हर बार जो आंसर है नेट वोल्टेज का वो V1 प्लस V2 आए, वो V1 प्लस V2 से कम भी आ सकता है, V1 प्लस V2 से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक, अब देखते हैं पावर का फॉर्मूला सीरीज LCR सर्किट में। देखो बच्चों, पावर क्या होता है, पावर होता है V इंटू आई, है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब V भी बार बार बदल रहा है, आई भी बार बार बदल रहा है, तो अगर किसी भी इंस्टेंट पे V और I का प्रोडक्ट ले लेंगे तो उसे बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। अब मान लेते हैं सीरीज LCR सर्किट है, तो जो वोल्टेज है वो है Vm sin ओमेगा टी, और जो करंट है वो है Im sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो करंट और वोल्टेज में फाइव का फेज डिफरेंस है, देख लिया जैसा हमने अभी। तो V की जगह लिखा Vm sin ओमेगा टी, I की जगह लिखा Im sin ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे आपने साइन A साइन B का फॉर्मूला लगाया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 2 साइन ए साइन बी बनेगा ना, ए को ले लिया ओमेगा टी, बी को ले लिया ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आपको सॉल्व करके मिलेगा ये। ठीक, तो ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ट्रिग्नोमेट्री में होता है, आपको स्टेप्स लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आप देखोगे कि एक टर्म में तो टी नहीं है, दूसरी में टी है, तो ये टाइम डिपेंडेंट टर्म जो है, अगर मेरे को एवरेज वैल्यू लेनी है पावर की, देखो ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मैं एवरेज वैल्यू अगर निकालना चाहता हूं पावर की फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो ये टाइम का फंक्शन है, अभी शुरू में बताया था, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव जाएगा उतना ही नेगेटिव जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा Vm Im बाई 2 इंटू कॉस फाइव, और अगर Vm Im बाई 2 को, नीचे वाले 2 को √2 इंटू √2 लिखा, तो Vm बाई √2 इंटू Im बाई √2 इंटू कॉस फाइव, और Vm बाई √2 होता है V यानी आरएमएस वैल्यू, Im बाई √2 होता है यानी I आरएमएस वैल्यू। तो पावर का फॉर्मूला मिला Vi इंटू कॉस फाइव, ये सीरीज LCR सर्किट में पावर है। तो अगर आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, यानी कि आपके सर्किट में सिर्फ R कनेक्टेड हो, तो फाई आप जानते हो 0 डिग्री होता है, और cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, तो पावर हो जाएगी Vi, जो कि हम जानते हैं 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि होता है। अगर आपका सर्किट हो L ओनली और C ओनली, तो सिर्फ इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, तो फाई कितना होता है, फाई आप जानते हो 90 डिग्री होता है, cos 90 होता है 0, cos 90 होता है 0, तो पावर आएगी 0। सो एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल इन प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज 0। और cos फाई को क्या बोला जाता है, cos फाई को बोला जाता है पावर फैक्टर, क्योंकि यही तो पावर डिसाइड कर रहा है ना भाई, इसी की वैल्यू से तो पावर पता लग रही है, V और I तो सब में सेम है, तो दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और अगर आप इंपीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, इंपीडेंस ट्रायंगल आप ड्रॉ करोगे, इंपीडेंस ट्रायंगल में ये फाई था और बेस R था और ये Z था, तो पावर फैक्टर की आपको यहां से वैल्यू मिलेगी, पावर फैक्टर की आपको cos फाई, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पावर फैक्टर की आपको वैल्यू मिलेगी R डिवाइडेड बाय Z। तो आपको सीरीज LCR सर्किट में पावर का फॉर्मूला कभी नहीं भूलना, Vrms यानी RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट इंटू cos फाई। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 4 से 5 नंबर का फर्स्ट बुक के अंदर अगर हम देखें तो ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है, अब ऑल्टरनेटिंग करंट की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है ओवर डायरेक्ट करंट या वोल्टेज, सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की वैल्यू को अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज भेजना ज्यादा आसान होता है, एक जगह बना के दूसरी जगह भेजना ज्यादा आसान होता है। तो कैसे हम इसकी वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं, या फिर इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में भेजना ज्यादा आसान क्यों होता है, ये सब हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर में। तो ट्रांसफॉर्मर ही वो डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा सकता है
और घटा भी सकता है। ट्रांसफॉर्मर में एक इस तरीके का आयरन कोर होता है जो कि लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड का मतलब है कि हम एक ऐसा, ये 3D में सोचो आप, 3D में है, ये ऐसी शीट नहीं है, पूरा ब्लॉक है। तो आपको ऐसा पूरा ब्लॉक लेने की बजाय आपने इस शेप की शीट्स लेनी है और उनको आपस में जोड़ के एक पूरा ब्लॉक बनाना है। सो दैट इज द लैमिनेटेड कोर। ये एडी करंट्स को कम करने के लिए यूज किया जाता है। एडी करंट जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक था। इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल्स जो है दोनों कॉपर की बनी होती हैं, और जो वोल्टेज को हमने बढ़ाना है या घटाना है उसके दोनों टर्मिनल्स को प्राइमरी कॉइल के टर्मिनल्स में लगाया जाता है, और वोल्टेज बढ़ के या घट के मिलती कहां पर है, सेकेंडरी कॉइल के दोनों टर्मिनल्स पे। सो अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग हाई करंट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। देखो वोल्टेज जब ज्यादा होती है तो करंट कम होता है, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। तो हाई लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, तो उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। समझ में आई बात? अच्छा, इसकी वर्किंग बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक कॉइल के थ्रू करंट और फ्लक्स चेंज होगा, मतलब करंट, देखो आप इसको किससे कनेक्ट करोगे, आप इसको कनेक्ट करोगे अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से, है ना, जिसको आपने बढ़ाना है या घटाना है, ऐसे। तो जब अल्टरनेटिंग करंट से ये कनेक्ट होगा तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट बदल रहा है बार बार, तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, और ये इसके चेंजिंग फ्लक्स में रखा है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो आप अप्लाई करते हो वो अप्लाइड ईएमएफ है, जो आपको मिलता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक। तो इसमें क्या क्या है, एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन का बना हुआ कोर है और दो कॉपर कॉइल्स है, तो वो इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अच्छा, दो तरह का होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करता है। अब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले वाले कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे वाले को बोलते हैं सेकेंडरी। तो अगर आपने वोल्टेज लगाई ईपी प्राइमरी के अक्रॉस, तो हम लिख सकते हैं माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी, है ना, ये फॉर्मूला था हमारे पास वोल्टेज का इंडक्टर के लिए। और सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लिख सकते हैं माइनस एनएस डी फाई बाई डी टी। हम एज्यूम कर लें कि दोनों में फ्लक्स ऑलमोस्ट सेम है, देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, दोनों कॉइल्स बहुत पास पास हैं, तो जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल्स यानी पहले वाले कॉइल के साथ लिंक्ड है उतना ही फ्लक्स दूसरे कॉइल के साथ भी लिंक्ड है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP। बस यही राज है पूरा इसकी वर्किंग में, कि जो वोल्टेजेस की जो रेशियो है वो नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो के बराबर है। यानी जिस तरफ आपको वोल्टेज जितने टाइम्स ज्यादा चाहिए उधर उतने टाइम्स ज्यादा करंट, उतने टाइम्स ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रख दो उस कॉइल में। अभी पीछे जो डायग्राम था आपने देखा कि सेकेंडरी वाले की वोल्टेज टर्न्स ज्यादा थी और प्राइमरी वाले की टर्न्स कम थी, तो वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर था। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में अगर ज्यादा होंगी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, तो ES ज्यादा हो जाएगा EP से। यानी अगर आप EP अप्लाई करोगे तो आपको ES ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। सेकेंडरी कॉइल में अगर 10 गुना ज्यादा टर्न्स रखोगे प्राइमरी कॉइल से, तो वोल्टेज आपको आउटपुट में 10 गुना ज्यादा मिलेगी, ठीक है। बट कैसे बढ़ रही है वोल्टेज, तो कोई जादू नहीं हो रहा है। जो इनपुट पावर है वो है EP इंटू IP, है ना, पावर होते हैं करंट इंटू वोल्टेज, और जो आउटपुट पावर है वो IS इंटू ES है। मान लो पावर सेम है, सो देयर इज नो पावर लीकेज। पावर सेम नहीं होती है, पावर लॉस तो होता ही होता है, पावर लीकेज नहीं, सॉरी पावर लॉस तो होता ही होता है। बट मान लो अगर पावर सेम है तो आपको ES बाय EP का रेशियो क्या मिलेगा, आपको ES बाय EP का रेशियो मिलेगा, आपको ES बाय EP का रेशियो मिलेगा IP बाय IS, मतलब कि उल्टा। तो अगर ES बढ़ेगा तो IS कम हो जाएगा। यानी सेकेंडरी में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में अगर सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ रहा है, सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है। एनर्जी दो तरीके से है ना ट्रांसफॉर्मर में, वोल्टेज और करंट की फॉर्म में। तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, तो एक तरह की एनर्जी अगर बढ़ रही है तो दूसरी तरह की घट भी रही है, तो कोई जादू नहीं हो रहा है।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो बढ़ जाती है लेकिन करंट उतने टाइम्स कम हो जाता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घट जाती है लेकिन करंट उतने टाइम्स बढ़ जाता है। तो आपको जिधर जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ानी है आप उधर उतने टाइम्स ज्यादा टर्न्स रख दो, यही कहानी है ट्रांसफार्मर की। ठीक, तो ये सब मैंने आपको समझा ही दिया जो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। और ये सब भी ठीक, हमने बोला कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई पावर लॉस या एनर्जी लॉस नहीं है ट्रांसफार्मर में, तो हमने उसकी एफिशिएंसी 100% मान ली, है ना। पावर इनपुट क्या है, इनपुट पावर है ईपी इंटू आईपी, पावर आउटपुट क्या है सेकेंडरी का ईएस इंटू आईएस, और एफिशिएंसी क्या होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100, है ना, ये एफिशिएंसी होगी। तो एफिशिएंसी जरूरी नहीं 100% हो, बट हमने मान लिया कि 100% है, तभी तो हमने इन दोनों को बराबर रख दिया। पर एफिशिएंसी 100% नहीं है, बिकॉज एनर्जी लॉसेस तो हो ही रहे हैं। क्या क्या एनर्जी लॉस हो रहे हैं, पहली बात तो फ्लक्स लॉस हो रहा है। हमने मान लिया कि जो सेकेंडरी के साथ फ्लक्स लिंक्ड है और प्राइमरी के साथ फ्लक्स लिंक्ड है वो सेम है, ऐसा नहीं है, कुछ फ्लक्स लीकेज जरूर होगा। दूसरा कॉपर लॉस, कॉपर लॉस का मतलब है जब कॉपर कॉइल्स में से बार बार करंट फ्लो करेगा तो हीट पैदा होगी, उससे एनर्जी लॉस हो रहा है। आयरन लॉस, आयरन लॉस मतलब आयरन के कोर में जब बार बार करंट जाएगा तो उससे हीट पैदा होगी जिससे कि एनर्जी लॉस होगा। हिस्टेरेसिस लॉस, ये जो आयरन का कोर है ये बार बार जब इसमें करंट बढ़ेगा ये मैग्नेटाइज होगा, करंट घटेगा डीमैग्नेटाइज होगा, करंट बढ़ रहा है मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। तो इसके अंदर जो डोमेन्स हैं वो बार बार अलाइन करेंगे डी अलाइन करेंगे, अलाइन करेंगे डी अलाइन करेंगे, तो इससे एनर्जी लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। और हमिंग लॉस क्या होता है कि जब बार बार जो कॉइल्स हैं उनमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो एक तरफ नॉर्थ बनता है साउथ बनता है, फिर इस तरफ नॉर्थ बनता है इस तरफ साउथ बनता है, सोलिनॉइड ही तो है ये, तो ये कभी तो ये दोनों एंड्स अट्रैक्ट करते हैं कभी रिपेल, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे ऐसे करने से आवाज आती है और साउंड भी एनर्जी है, सो दैट इज कॉल्ड हमिंग लॉस। ठीक है, तो इन सब लॉसेस की वजह से जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की वो 100% नहीं होती, बट एक अच्छा ट्रांसफार्मर अगर बनाया जाए तो उसकी एफिशिएंसी 95% तक खींची जा सकती है। मान लो किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है 90%, तो इस बात का मतलब यह है कि अगर आप 10 टाइम्स टर्न्स बढ़ाओगे सेकेंडरी में तो वोल्टेज सिर्फ 9 टाइम्स ही बढ़ेगी। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है वो हाई वोल्टेज पे क्यों किया जाता है, जब एक सिटी से दूसरी सिटी वोल्टेज भेजी जाती है तो बहुत ज्यादा बढ़ा के भेजी जाती है। इसलिए बढ़ा के भेजी जाती है क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे, जैसे यहां पर एक पावर स्टेशन है, जैसे यहां पर एक पावर स्टेशन है सिटी ए में, यहां पे सिटी बी में आपको भेजनी है बिजली, तो यहां पे आप एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दोगे जो वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से ऐसा क्यों किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज तो बढ़ जाता है लेकिन करंट भी तो बहुत ज्यादा घट जाता है, जिससे इन वायर्स में पावर लॉस घट जाता है, क्योंकि पावर होती है I²R, पावर लॉस घट जाता है, तो हमारा नहीं तो एनर्जी हमारी पहुंच ही नहीं पाएगी वहां तक, सारा हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा रास्ते में। ठीक, और ट्रांसफार्मर यूज कहां होता है, जैसे यहां पे यूज हो रहा है, अब ये हाई वोल्टेज को सिटी बी में जब वोल्टेज आई तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, फिर सब स्टेशन में और कम इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, हमारे घरों तक आते आते 220 रह जाती है, तो यहां पर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, हमारी लोकेलिटीज में भी। हमारे मोबाइल फोन के चार्जर्स 10 वोल्ट पे चार्ज करते हैं और 220 से कनेक्ट होते हैं, मेन सप्लाई में लगाते हो ना चार्जर, तो उस बॉक्स के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो पहले 220 को 10 में कन्वर्ट करता है। जितनी भी चीजें चार्ज हो रही हैं और आप देख रहे हो बीच में एक बॉक्स लगा है, उस बॉक्स के अंदर ट्रांसफार्मर होता है, चाहे वो लैपटॉप का चार्जर हो, उसके अंदर एक डिवाइस होता है रेक्टिफायर, उसका ट्रांसफार्मर उसका एक पार्ट है, बट रेक्टिफायर की अपन बात नहीं कर रहे अभी क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। तो ट्रांसफार्मर इन सबके चार्जर्स में लगा हुआ है जो हाई वोल्टेज 220 को वो डिवाइस जिस पे चार्ज होता है 10 पे 20 पे पहले उसमें कन्वर्ट करता है, फिर चार्जिंग होती है। ठीक, तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की फुल रिवीजन थी, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।